Hello students, a very good morning to all. Student, today we will study Geography chapter number 12. Our chapter number 12 name is Our Environment, Natural and Human. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिस इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, द कंडीशंस इन विच यू लिव, वर्क एट्सेट्रा आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, हमारे आसपास का एरिया जो है वो क्या कहलाता है, वो हमारा एरिया कहलाता है एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट रिफर्स टू ऑल दोज कंडीशंस विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। क्लियर? It varies from place to place. Environment is sometimes divided into natural and human environment. Natural environment क्या होता है? Students, ये हम लोग जानने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि which word is similar to environment. Think about it. Okay, which word is similar to environment? Habitat और heat. क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की। तो ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। जो चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं, जिनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल क्या क्या है? लैंड, जहाँ हम रहते हैं, पानी जो हम पीते हैं और यूज़ करते हैं, एयर, है ना, जो हवाएं हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। दे इंक्लूड बोथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर? एबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स, मेटल्स एट्सेट्रा, ये किस में आते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज में। और बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग, है ना, जिसमें लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे, यानी ये समझ जाइएगा, बायोटिक। बायोटिक मीन्स जो प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जिसमें लाइफ होती है। एंड एबायोटिक मीन्स क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? नाउ, for better understanding of the natural environment, we shall soon be dealing with the 4 domains or spheres of the environment. है ना, हम लोग और अच्छे से एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब हमने जाना अभी तक कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम जानेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, है ना, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो है सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये उन ह्यूमन की क्या है? पार्ट है ना। इसी को क्या कहते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्लियर? Man's family, his community, religious activities, educational endeavors, factories, villages, towns, cities, buildings and roads, etc. And also his political activities for an important part of human environment. Now, in fact, both these natural and human components of environment interact with each other, thereby producing certain changes which create favorable conditions for man to live on this earth. होता क्या है कि अगर जो हमारे पास जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल, अब हम उसमें क्या करते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना, या फिर उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या है, वो हमारे लिए, यानी वो मैन्स के लिए
फेवरेबल कंडीशंस जो है क्रिएट करता है और जिससे वो मानव जो है आसानी से पृथ्वी पे रहता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस की। तो ये क्या होता है बेटा, देखिए एक ऐसा इंटरेक्शन और एक ऐसा बैलेंस जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट दोनों के बीच में हो, ठीक है। यानी नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच का एक ऐसा बैलेंस बनाए रखना जो कि फॉर्मेशन ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, जिसकी वजह से एक फेवरेबल कंडीशंस की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, किसी भी इंसान को रहने के लिए, उसे हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। सच अ बैलेंस इज टर्म्ड एज द इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसा कि आपको पता है नेचुरल एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और उसका प्रभाव क्या है। वेरी फ्यू पीपल वांट टू लिव इन अ डेजर्ट और माउंटेन रीजन्स बिकॉज देयर द एनवायरनमेंट इज़ वेरी हार्श। कहने का मतलब ये है बहुत कम लोग, ठीक है, डेजर्ट एरिया में या माउंटेनियस रीजन में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही हार्श होता है ना। वहाँ पे बहुत ईजिली जो है क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाती है ऐसी एरियाज़ में। सम पीपल डू नॉट ट्राई टू लिव इन सच एरियाज़ बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट विच इज़ ईदर टू हॉट और टू कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है ना। मोर ओवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट सो ईजी अवेलेबल इन सच हॉस्टाइल एरियाज़। और ऐसी जगह पे क्या है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे लोग बहुत ही कम रहना चाहते हैं। और इसी वजह से वहाँ के जो एरियाज़ हैं वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं। On the other hand, people would like to live in such places where the land is fertile, climate is pleasant, and means of transport and communications are abundant, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है, ज़्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिल सकें उन्हें। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड फर्टाइल रह सके, हो सके, है ना, क्लाइमेट वहाँ का प्लीजेंट हो, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हो, एंड कम्युनिकेशन आर अबंडेंट हो, बहुत ही ईजिली मतलब सारा कुछ मिल जाए, लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, है ना। तो आई थिंक these topics are clear. Okay, thank you, have a nice day. Please like, share and subscribe my channel.